हाय बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर से एक नया सेट प्रस्तुत करने वाला हूं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है ये किसके बारे में सही आपको मालूम। ये एक्ट ऑफ यूनियन ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बारे में बात किया गया था, जब ब्रिटेन और स्कॉटलैंड खुद से मिलजुल के मर्ज हुआ था और इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का अब कह लीजिए कि फॉर्मेशन हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सवाल पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है वो शामिल नहीं हुए थे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसका क्या कारण था? क्योंकि जो मालिक थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वो कांग्रेस के करीब थे। तो सीधी सी बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब है और इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की लड़ाई ही किसके ख़िलाफ़ है? इनकी लड़ाई ही है फैक्ट्री वालों के मालिक के ख़िलाफ़। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस के साथ वो जुड़ नहीं पाएंगे। इनकरेक्ट मैच खोजना है इसमें से। तो सिपोही कहते हैं, सिपाही को ही सिपोही कहते थे जो इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश के सर्विस में रहते थे। गौमस्ता कहा गया कि एक ऐसा पेड सर्वेंट है जो ब्रिटिशर जो है वीवर्स को, अब पहले जो सप्लाई मर्चेंट था जो कि वीवर्स को ध्यान देता था, उसकी जगह पे गौमस्ता अपॉइंट किया गया। जॉबर होता था जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट लोग एम्प्लाई करते थे नए जॉब के लिए। तो ये बात गलत है, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इम्प्लाई करते थे ऐसे लोगों को कि भैया नया बंदा खोजना है तो तुम हमको हेल्प करो। जॉबर होता कोई नहीं है, जैसे एक कंपनी है तो उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपका 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वहाँ के ट्रस्टेड हो गए, तो अब आपको कहा गया कि आप दूसरे लोगों को लाइए। तो जॉबर है गांव से अपने लोगों को लाता था। फुलर है जो कि वूल को सजाता है फाइबर के अनुसार, ये सही है, चौथा सही है। तो तीसरा गलत है जो कि हमको इन करेक्ट मैच को ही खोजना था। आइए हम लोग नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो किताब बुक से संबंधित है आपका, कि राज सुंदरी देवी ने किताब लिखा था अमर जीवन कथा, अमर जीवन। सुदर्शन चक्र ने जो किताब लिखी है वो सच्ची कविताएं हैं। काशी बाबा ने लिखा है छोटे और बड़े का सवाल। बाल गंगाधर तिलक बहुत फेमस है जो केसरी लिखे हैं। इनमें से कौन सी बात इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जस्टिफाई करती है? डेवलपमेंट होना चाहिए अब इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए, सही बात है। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए, दोनों बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 ओनली, जबकि 1 और 4 नहीं सही है, क्योंकि इसमें बोला बिना टेक्नोलॉजी के, ये नहीं है। कुछ नीड इंडिविजुअल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, भी नहीं है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है कि अनक्लास फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का 3 जो कैटेगरी है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास, जो बिना कोई क्लास के है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात में पाया जाता है। अगला सवाल ये है कि शुगर केन जो क्रॉप है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? शुगर केन मतलब गेहूँ। तो गन्ना जो है हॉट क्लाइमेट में होता है, ऐसा सही नहीं बात है। और कहा जा रहा है कि 30 डिग्री टेम्परेचर ने इसके लिए 21 से 27 चाहिए था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ज़्यादा होता है, गलत बात है। यूपी में और बिहार वगैरह में होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये भी गलत बात है। तो ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, ये बात सही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कौन डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिया गया है पावर शेयरिंग के फेवर में। आपको बताना ये है कि कौन सा ऐसा आर्गूमेंट है जो फेवर में है। आर्बिट्रेरीनेस का पॉसिबिलिटी को घटा देता है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब कि कोई पावर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पुलिस है तो बिना कानून के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, यानी मनमानी को ही आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। तो इसका पॉसिबिलिटी इसमें घटता है और डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, ये तो सही बात है, लेकिन ये इसका फेवर तो नहीं ना, ये तो इसका डिसएडवांटेज है। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करता है, ये भी गलत। इनस्टेबिलिटी इंक्रीज़ करता है, ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ाता है, ये सही है। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट्स करता है, ये भी फेवर में आर्गूमेंट है। तो 1, 4 और 5 ये आपका आंसर होगा। बड़े क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं, आपको सारा पॉइंट को पढ़ लेना है। बिल्कुल जैसे शतरंज खेलते हैं तो सारे गोटियों पे नज़र होती है, उसी तरह से सारे ऑप्शंस पे नज़र रखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने के पहले तुरंत में घबरा के अलबला के कोई क्वेश्चन बना मत दीजिएगा, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब बनाइएगा। सर अगर समझ में नहीं आ रहा, तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने का भी एक स्टाइल होता है। जो ऑप्शन आमतौर पर आपके दिल को भाए उसी को मार दीजिएगा, जो दिल कहे उसको मार दीजिएगा, दिमाग के अनुसार मत चलिएगा। और तुक्का दूसरा ये भी चलता है कि जब कोई ऑप्शन बहुत बड़ा हो तो चांसेस होता है कि वही होगा आंसर। ऐसा हर केस में सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन 80 से 90% केस में ऐसा ही होता है।
अब यूनाइटेड स्टेट्स जो होता है ये किस प्रकार का फेडरेशन है, यहाँ पे ऑप्शन मार तो होल्डिंग टुगेदर है, सही बात है। अगला पूछ रहा है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट इक्वल पावर होता है और स्टेट्स आर स्ट्रांग, जितना फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है उतना स्टेट्स भी स्ट्रांग होती है, तो सही बात है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है और स्ट्रांग भी है, यहाँ तक सही है। इंडिया इज़ होल्डिंग टाइप, इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, सही बात है। यहाँ कह रहा है कि सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स, ये भी सही बात है। इंडिया में किस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कमिंग टुगेदर स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग टुगेदर सेंट्रल। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर है, स्टेट्स स्ट्रांग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। भारत एक होल्डिंग टुगेदर है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग और सारे स्टेट्स के बीच में इक्वल पावर नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि जब हम जेंडर डिवीज़न की बात करते हैं, जेंडर रिलीजन कास्ट का ये टॉपिक है, तो उसके मतलब क्या होता है? उसका मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं होता, उसके लिए जो शब्द आता है तो वो सेक्स शब्द होता है, जिसका मतलब मेल फीमेल में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। जब हम बात करें जेंडर डिवीज़न की तो इसका मामला होता है कि सोसाइटी जो मेल और फीमेल को अलग अलग जो रूल अप्लाई करता है, देता है, उसके अनुसार जो डिवीज़न होता है उसको जेंडर डिवीज़न कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा 3 ऑर्गन्स है जो कि गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है और उनमें से कौन ऐसा है जो नहीं है। तो देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो होती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी एक हेल्पर होता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। तो पार्टी बेस्ड जो है कौन जगह पे इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में होता है, विधानसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, पंचायत में नहीं होता। तो राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4 ओनली। इनमें से कौन सा फीचर जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत कॉमन है? उन लोगों के पास अपना संविधान होता है, इनके पास अपना संविधान होता है, इलेक्शन करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, तीनों बात सही है, ऐसा होता है। अब इसको हम लोग मैच द कॉलम करना है। एक लैंडलेस रूरल लिबरल है, एक गांव का किसान है, मजदूर है, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं, तो उसको क्या चाहिए? उसको और काम चाहिए और अच्छा सैलरी चाहिए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस चाहिए। पुरस्परस फैमिली फ्रॉम पंजाब, पंजाब का एक किसान है जो कि बहुत अमीर किसान है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि भैया जो क्रॉप हम बेचेंगे तो सरकार हमको सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी जो है ठीक ठाक दे, अच्छा दे, ये उसको चाहिए, ठीक है। फार्मर जो कि सिर्फ रेन पर निर्भर कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि भैया इरिगेशन के लिए और भी सोर्सेज हो जाना चाहिए। एक गांव के किसान जो कि एक फैमिली से गुजार करती, मतलब बिलोंग करती, जो लैंड ओनिंग फैमिली है, तो वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि भैया हमको जो है रेगुलर जॉब हो जाए और हाई वेजेस हो, जिससे उसका इनकम बढ़े। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सही बात है। डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए। लोगों को फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पर दोनों का स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चला। लोगों का डिफरेंट गोल्स इसलिए होता है, पता कैसे चलेगा सर्सन का कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? देखिए, जब ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ये बहुत आसान होता है पहचानना, लेकिन ए और बी में कन्फ्यूज़न होता है। तो ए को पढ़िए और उसका उसमें वाई लगाइए, क्यों लगाइए, और देखिए कि आर उसका आंसर आ रहा है। जैसे मैंने आज पढ़ाई नहीं की, असर्सन, रीज़न ये है मेरे सर में दर्द था, तो ये क्या हो गया? रीज़न हो गया। तो उसी तरह अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स है, क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट खोजते हैं। नहीं, इसमें तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं, हालांकि ये बात भी सही है। डिफरेंट गोल्स इसलिए होता है क्योंकि उनका लाइफ सिचुएशंस अलग होता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट में पूछा जा रहा है कि भैया एक जो गारंटी दे रही 2005 वाली, तो गवर्नमेंट अगर इसमें 100 डेज़ का जॉब नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो उसको कंपनसेशन देती है उस जगह पे। मोहन एक किसान है और उसको जो है साल में कई महीने काम करने पड़ते हैं। जब उसके पास कोई काम नहीं है, बहुत सारे महीना होता है साल में जिसमें काम नहीं होता है, एग्रीकल्चरल लेबर है, कृषि मजदूर है वो, तो अपना घर कैसे चलाए? तो इसके लिए उसको लोन पर निर्भर होना पड़ता है। तो अपने मालिक से या लैंड ऑनर जिसको कहते हैं उससे लोन लेता है 5% इंटरेस्ट रेट पे। तो बाद में जब उसको काम होता है तो पैसा दे देता है, पैसा नहीं देता बल्कि आप क्या काम कर देगा। आजकल नहीं होता कि आप कहीं काम कर रहे हैं तब पहले पैसा ले लिए और फिर आप उसी के यहाँ काम करके चुका रहे हैं।
तो क्या हुआ, इसका सैलरी डेट जो है, इसका डेबिट जो है वो बढ़ेगा घटेगा? तो मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट है ना, मंथली तो वो पेमेंट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि मंथली उसको काम ही नहीं मिल रहा। अभी ना पढ़ें कि नो वर्क है, इसमें कुछ वर्क तो, और इंटरेस्ट तो बढ़ते जा रहा है, काम इसको मिल नहीं रहा, तो इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, बेचारा फंस जाएगा डेट साइकिल में, कर्ज के चक्रव्यूह में। अब क्रेडिट का जो टर्म्स होता है वो सेम होता है ऑल क्रेडिट अरेंजमेंट्स के लिए। सही बात है, गलत बात है, ये हर के लिए सेम नहीं होता है कि क्रेडिट का टर्म्स। आप लोन ले रहे हैं तो सबका कंडीशन अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कि भैया लेंडर क्या है, बोरोवर क्या है। आप इनफॉर्मल से लीजिएगा तो अलग कंडीशन है, फॉर्मल से तो अलग कंडीशन है। तो इसका ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है आईटी इंडस्ट्री में? तो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, ये सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? का पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन नहीं है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं कि इम्बैलेंस एंड डेवलपमेंट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सेट मैं अपलोड करूँगा जिसमें फिर से 20 क्वेश्चन होगा, और उसके बाद मैं सारे सेट का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 2-3 वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक टॉपिक पे पकड़ हो जाएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी टॉपिक है जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसको डील करने का यथासंभव प्रयास करूँगा।